अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरियस डेफिसिट। तो घाटा कब होता है, पहले इसकी बात कर लें। घाटा का मतलब जब आपका जो खर्चा है आय से कम हो, तब वो घाटा कहलाता है। तो घाटे का जो समीकरण होगा, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आपका ये इक्वेशन है, घाटा बराबर व्यय माइनस आय। ठीक है। और इस समीकरण में व्यय हमेशा अधिक होगा, व्यय हमेशा अधिक होगा, मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक हो गया तो घाटा कहाँ रहा, वो तो लाभ कहलाएगा ना। अगर ऋणात्मक घाटा का मतलब लाभ, तो घाटा रहा ही नहीं। तो ये इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है घाटे का, डिफिसिट का। अब हम रेवेन्यू डिफिसिट की बात करेंगे, राजस्व घाटे की बात करेंगे। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा का मतलब हो गया राजस्व व्यय ऋण माइनस राजस्व आय। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या अधिक राजस्व घाटा होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। जब राजस्व घाटा किसी देश का लगातार बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वहां की नीतियां ठीक नहीं है, और इसीलिए सरकारों पर दबाव होता है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट को कम से कम करें। तो इसका फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का? टोटल रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, आपको पता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कभी भी आपके लिए एसेट नहीं क्रिएट करता, और इससे कोई आपकी देनदारी यानी कि लायबिलिटी भी कम नहीं होती। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो भाग में बांट सकते हैं, पहला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। ठीक है। तो राजस्व घाटे को कैसे कम करें? सरकार अप्रत्यक्ष करों का उपयोग करके अपने रिसिप्ट को बढ़ा सकती है और अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इसी तरह जो अपनी गैर कर प्राप्तियों को भी बढ़ा सकती है सरकार, और अपने राजस्व घाटे को कम कर सकती है। सरकार अपनी मौजूदा संपत्ति को बेचकर भी अपने राजस्व घाटे को कम कर सकती है, और कभी कभी उधार लेकर सरकार अपनी रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने की कोशिश करती है और अपने अनावश्यक व्यय को कम करने की का प्रयास करती है। लेकिन राजस्व घाटा नुकसानदायक होता है, ये बाद में चलकर इन्फ्लेशन पैदा करता है, और अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो अधिक उधार लेना पड़ सकता है, आपकी रीपेमेंट लायबिलिटी बढ़ सकती है, और आपकी देश की परिसंपत्तियों में कमी आ सकती है। तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या है? अब ये जो है कंसेप्ट है, मान लीजिए सरकार ने झारखंड राज्य को 300 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया, और सरकार ने कहा कि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट में हमारा भाग है ये। लेकिन झारखंड की सरकार क्या की, इस पैसे का इस्तेमाल करके 10 स्कूल बनवा दिया, 30-30 करोड़ रुपए की लागत से 10 स्कूल बना दिया, और बहुत ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल, आईसीटी इनेबल्ड स्कूल बना दिए बच्चों के लिए। तो ये जो सरकार का झारखंड स्टेट का जो खर्चा है, ये तो पूंजीगत व्यय है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि क्योंकि वो तो एसेट क्रिएट कर रही है। तो देखने से तो लग रहा है कि 300 करोड़ का जो रुपया का जो खर्च है वो राजस्व घाटे की श्रेणी में है। लेकिन झारखंड राज्य ने तो उल्टा काम कर दिया, उस पैसे का सही इस्तेमाल कर दिया, स्कूल बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का खड़ा कर दिया। यानी कि जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की गणना करेंगे तो इस घाटे को कम कर देंगे, ये 300 करोड़ रुपए के घाटे को हम कम कर देंगे, और इस प्रकार जो राशि मिलेगी वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगी। माने कि कुल रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा माइनस कर दीजिए जो कि स्टेट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया,
और प्रभावी राजस्व घाटा जब गणना करते हैं तो अस्पताल, सड़कों पे जो खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है, उनको घटा देते हैं और इस तरह बनता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एसेट्स क्रिएशन। इट एम्स टू डिडक्ट द एसेट्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम borrowing टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम समीकरण की बात करें तो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस राज्यों द्वारा पूंजीगत सृजन। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पॉपुलर इंपॉर्टेंट घाटे पर, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या है? तो अब इसके उदाहरण कई बुक्स में बड़े कंफ्यूजन वाले दिए गए हैं। आप सिर्फ एक लाइन में याद करिए, फिजिकल डिफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब बाजार से ली गई संपूर्ण उधारी, यानी कि जब सरकार बजट में घाटा दिखाती है ना, तो शून्य बनाने के लिए उस घाटे को जो ऋण लेती है, जो उधारी लेती है बाजार से, वही कहलाता है राजकोषीय घाटा। और भले ये ऋण विदेशी संस्थान से क्यों नहीं लिया गया हो, या सरकार बैंक को जीसेक सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर करे, तो ये सारा जो है, ये जो भी बारोइंग है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेक्चर है ना, जो सेकेंड लेक्चर था, उसमें काफी चर्चा भी मैंने किया था, जीसेक के बारे में ठीक से बताया था। आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, इसके वीडियो में। तो ये सारी चीजें आती हैं, राजकोषीय घाटे के तहत आती हैं। अब इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपके मित्र हैं राकेश जी, और उनकी इनकम है 5 लाख रुपए सालाना, और उनका खर्चा है 7 लाख रुपए सालाना, यानी कि हर साल उनको 2 लाख रुपए, मैं मान लीजिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इस साल मान लीजिए 5 लाख रुपए उनकी आमदनी हुई, 7 लाख रुपए उनको खर्च करना पड़ा, 2 लाख रुपए का उनको नुकसान हो गया, घाटा हो गया। इस 2 लाख की भरपाई के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी बेच दी, 50,000 रुपए में गाड़ी बेच दी। तो 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की देनदारी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, तो अब बचा 1.5 लाख रुपए। तो अगर गाड़ी नहीं है बेचते तो 2 लाख रुपए की का घाटा होता। तो ये जो घाटा हो गया है ना, ये जो गैप है इनका, 1.5 लाख रुपए का ये जो गैप है, यही है राजकोषीय घाटा। मतलब जो कुल आपकी देनदारी है, जिसके लिए आप बाजार से ऋण लेंगे और ऋण लेके अपनी कर्ज को खत्म करेंगे, अपने घाटे को खत्म करेंगे, ये जो 1.5 लाख रुपए का जो घाटा है, 1.5 लाख रुपए का जो अंतराल है, यही है आपका फिजिकल डेफिसिट। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ दिया, और इन दोनों को आपस में घटा दिया, तो बना फिजिकल डेफिसिट। अगर सिंपल फॉर्म की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स। ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रखा गया है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, इसको मैच कर रहना है, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये यहां पर पहले में सारे डेफिसिट के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इनकी डिफिनीशंस दी गई हैं, और यहां पे आपके ऑप्शंस हैं। तो आइए पहले वन बाय वन देखते हैं। पहले है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक से बताता है। मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक से बताता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है? अगर हम इसमें देखें तो ये जो बात कही जा रही है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस सर्टेन नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रीपेमेंट्स, इनका डिफरेंस आपका फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है,
प्राइमरी डिफिसिट क्या है? प्राइमरी डिफिसिट अगर हम इसमें देखें तो ये जो थर्ड पार्ट है प्राइमरी डिफिसिट की बात करता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिर चौथा है आपका बजटरी डिफिसिट। बजटरी डिफिसिट क्या है? ये आपका पहला वाला हिस्सा हो गया, गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, मैच के लिए इंपॉर्टेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा, इसमें क्वेश्चन आपके मेंस में भी काफी आते हैं। तो पहले तो ये सारी वित्तीय समस्याओं की जड़ है। फिजिकल डिफिसिट आपके सभी वित्तीय समस्याओं की जड़ है। जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उस देश की वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये जो राजकोषीय घाटे के प्रमुख कारण क्या है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं आपकी मेंस में ना, उस पे कई बार आता है। जो सरकार लगातार सब्सिडी बढ़ाती है, जो वेतन बढ़ते जा रहे हैं विभिन्न फाइनेंस कमीशन के बाद आने के बाद, कर्ज की माफी कई बार सरकार करने लगती है, कई बार जानबूझ के करती है, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव आते ही सरकार को चुनाव में लोकप्रियता की चिंता सताने लगती है, तो कई बार लोक लुभावन काम करती है, तो प्रोत्साहन पैकेज देती है। सरकारी उपक्रमों का जो घाटा है, कर्जों पर जो ब्याज है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या होती है फिजिकल डिफिसिट की, कर की चोरी से राजकोषीय घाटा होता है। इसके अलावा जो अनुचित सार्वजनिक खर्च को अगर राजनीतिक संरक्षण दिया जाए तो वो भी राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। तो यहां पर एक इथिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि बढ़ते हुए जो सार्वजनिक खर्चों का जो राजनीतिक संरक्षण है और आपके देश का जो राजकोषीय घाटा का जो बोझ है, उसमें का जो एथिकल एंगल है उसको डिस्कस करने के लिए आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसको थोड़ा आप लिख के दिखा सकते हैं आप मुझे। और क्या नकारात्मक पहलू है? राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेने पड़ते हैं, जिन पर सरकार को भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। ब्याज तो चुकाना पड़ेगा जब आप ज्यादा ऋण लेंगे। और सरकार जब बैंकों से ऋण लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए ऋण की पात्रता कम होने से औद्योगिक विकास प्रभावित होता है और विदेशी निवेश प्रभावित होते हैं। ये एक बड़ा नकारात्मक पहलू है। और फिजिकल डिफिसिट के क्या चैलेंजेस हैं? जब आपका फिजिकल डिफिसिट बढ़ने लगता है तो सरकार बुनियादी ढांचा में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाती है। आपकी देश की इकोनॉमी तब बढ़ती है ना जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो जब ज्यादा फिजिकल डिफिसिट होगा तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आपके रिसोर्सेज ही कम हो जाएंगे। सरकार फिर नए नए टैक्सेस लगाना शुरू कर देती है जनता पर, और फिर क्या, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो जनता को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर सरकार का उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म में उसकी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, हम ग्रो करें, समृद्ध हो, तो जरूरी है कि हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत खर्चों में कटौती करें। क्षमा करिएगा, मतलब सरकार क्या करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने में कई बार पूंजीगत खर्चों में कटौती करने लगती है। पूंजीगत खर्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने देश का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान कर पाएंगे? तो सरकार क्या करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने लगती है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना कम होगा तो आपके देश का विकास बाधित हो जाएगा। इसके अलावा सरकार आरबीआई से उधार लेती है और फिर छोटे और लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा इकट्ठा करती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मैंने बताया आपके लेक्चर में, मॉनेटरी पॉलिसी का जो सेकेंड लेक्चर था, वो लिंक में डाल दूंगा, इसमें बहुत अच्छा लेक्चर था, उसको ठीक से पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के सामने चैलेंजेस खड़े करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ने पर। प्राइमरी डिफिसिट क्या है? प्राथमिक घाटा। जब राजकोषीय घाटे में जो ब्याज अदायगी है ना, कई बार सरकार पहले का कर्ज ले रहती है, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले के 2 साल के, 5 साल या 10 साल पहले के कर्ज पर
कुछ ब्याज अदायगी करती है, तो वो भी आपके राजकोषीय घाटे में शामिल हो जाता है। तो सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका भी तो चाहिए ना, कि हमारा घाटा कम है। तो वो क्या करती है, कई बार ब्याज अदायगी जो है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, उसको कम कर देती है, माइनस कर देती है। तो राजकोषीय घाटे में से जब आप ब्याज अदायगी को माइनस कर देंगे, तो जो घाटा मिलेगा वो है आपका प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट इज डिफाइंड एज फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, and primary deficit shows the borrowing requirements of the government for meeting expenditure excluding interest payment. आप देखिए, अगर फिजिकल डिफिसिट की बात करें, इसमें जो स्टार है वो परसेंटेज अमाउंट और अकाउंट्स और ये बजट एस्टिमेट्स को लेकर दिखाया गया है। 2019-20 में ये 4.7% था। 2020-21 में कोविड काल में ये 9.2% पहुंच गया जीडीपी का, बहुत ही खतरनाक स्तर था। उसके बाद 2021-22 में फिर धीरे धीरे सरकार ने कम किया, और 22-23 का जो बजट एस्टिमेट है उसमें सरकार ने 6.4%